नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत निर्वाचन प्रणाली को पढ़ेंगे। अगर आप इस पर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया उसमें सम्मिलित थे। तो उसमें क्या सम्मिलित थे? तो पहला ऑप्शन है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुल मतदान, खुला मतदान या महिला मताधिकार। तो इसमें देखिए, इसमें जो सम्मिलित है स्टुअर्ट मिल के द्वारा जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया वो इसमें सारे सम्मिलित हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुल मतदान और खुला मतदान और महिला मताधिकार, ये सारे ही सम्मिलित हैं। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो सारे ऑप्शन सही हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे ऑप्शन डी। मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में लोकतांत्रिक पद्धति में अनेक सुधारों का वर्णन किया है, जिसमें शामिल है अल्पसंख्यक लोगों के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा के आधार पर बहुल मतदान, बेंथम के विपरीत गुप्त मतदान के स्थान पर खुली मतदान प्रक्रिया तथा महिला मताधिकार का जोरदार समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? तो वह कौन था? मार्क्स थे, जे.एस. मिल थे, रूसो थे या लॉक थे? तो वह थे जे.एस. मिल। जे.एस. मिल जो थे वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक थे। राजनीति जीवन के संचालन में सबसे अधिक बुद्धिमान सदस्यों की बुद्धि तथा सदाचार का प्रभाव पड़े, इस उद्देश्य से मिल ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रबल विरोध किया था। उन्होंने सुझाव रखा कि शासकों का चुनाव अज्ञानी और विवेकहीन जनता पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इससे सामूहिक साधारण बुद्धि के द्वारा शासन के दोष कम हो जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में मिल ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुल मतदान का सुझाव दिया था। उन्होंने जोर दिया कि मतदान का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलना चाहिए जिनका एक बौद्धिक स्तर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है? तो यह लॉक हैं, रूसो हैं, मिल हैं, ग्रीन है। तो ये मिल थे। शिक्षित लोगों के ही मताधिकार देने का समर्थक जो थे वो मिल थे। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक थे? तो वो जे.एस. मिल थे। ऑप्शन बी सही है। किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है? तो वह अरस्तु, लेनिन, जेरेमी बेंथम या मिल? तो ऊपर ये प्रश्न आ चुका है, जे.एस. मिल थे। जे.एस. मिल ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में महिला मताधिकार काफ़ी चर्चा का विषय रहा। बेंथम, मिल, थॉमस हेयर तथा सिजविक आदि विद्वानों ने अनेक आधारों पर महिलाओं को भी मताधिकार दिए जाने का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, तो यह किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन सी है जनगणना आयोग द्वारा। ऑप्शन डी है परिसीमन आयोग द्वारा। तो देखिए, यह किया जाता है परिसीमन आयोग द्वारा। सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे। इस आयोग का गठन 12 जुलाई 2002 को किया गया था। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा इस आयोग के अध्यक्ष हैं। परिसीमन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 82 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है? तो वो ऑप्शंस हैं कि एक व्यक्ति एक मत प्रणाली। ऑप्शन बी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन सी है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या ऑप्शन डी है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व प्रणाली।
तो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। ऑप्शन बी सही है। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसका उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को विधानमंडल में प्राप्त मतों के आधार पर प्रतिनिधित्व देना है। इसके 3 प्रमुख तत्व हैं और वो हैं बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, और दूसरा है कि उम्मीदवार मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करने पर विजयी होता है, और तीसरा है कि व्यवस्थापिका में समान और उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव सुधारों हेतु भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था? तो पहले तो प्रश्न ये है कि जगन्नाथ राव समिति जो है वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो वह है चुनाव सुधार से। चुनाव सुधार के क्षेत्र से जुड़ी हुई है जगन्नाथ राव समिति, और इसका गठन किया गया था वर्ष 1971 में। वर्ष 1971 में जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था, और यह किया गया था चुनाव सुधार के लिए। पूर्व विधि मंत्री जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में चुनाव सुधारों हेतु 21 सदस्यीय कमेटी का गठन जुलाई 1971 में किया गया था। तो उसमें सदस्य कितने थे? तो 21 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है कहलाती है? तो वह बहुल मतदान कहलाती है, बहुमतदान कहलाती है, सामूहिक मतदान कहलाती है, संचयी मतदान कहलाती है? तो देखिए, यह संचयी मतदान कहलाती है, जो जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है वो संचयी मतदान कहलाता है। संचयी मतदान प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक भाग है। इसका प्रयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में किया जाता है। इसमें मतदाता को यह अधिकार होता है कि उसे प्राप्त मतों को वह एक ही उम्मीदवार को दे या सभी उम्मीदवारों के बीच बांट दें। प्रत्येक मतदाता को उतने मत देने का अधिकार होता है जितने सदस्य किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने हों। नेक्स्ट है, सरकार का फोर्थ स्टेट किसे माना जाता है? तो यह अखबार को माना जाता है, जनमत को माना जाता है, राजनीतिक दल को माना जाता है, या दबाव गुट को माना जाता है? तो सरकार का फोर्थ स्टेट जो है वो अखबार को माना जाता है। ऑप्शन ए सही है। अखबार को फोर्थ स्टेट माना जाता है। समाचार पत्र लोकमत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये सरकार की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों से जनसाधारण को अवगत कराते हैं, और अखबार ही सरकार की नीति की स्वरूप आलोचना करते हैं और शासन की त्रुटियों को जनता तक पहुंचाते हैं। अतः अखबार सरकार व जनता के बीच एक ऐसी कड़ी का काम करते हैं जिसमें सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य राजनीतिक दल करते हैं? तो कौन से कार्य राजनीतिक दल करते हैं? ऑप्शन ए है कि लोकमत का निर्माण, ऑप्शन बी है कानून की व्यवस्था, ऑप्शन सी है न्यायाधीशों की नियुक्ति, ऑप्शन डी है सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति। तो राजनीतिक दल जो कार्य करते हैं वो लोकमत का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए सही है। राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण के प्रयत्नों में निरंतर लगे रहते हैं, क्योंकि लोकमत ही उन्हें सत्ता में बनाए रखने या सत्ता में लाने का साधन है। बिखरे हुए विचारों को निश्चित सूत्र में पिरोने का काम राजनीतिक दल ही करते हैं। यह समस्याओं के प्रति जनता को सचेत करते हैं, जिससे जन जागृति उत्पन्न होती है और लोकमत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है। तो जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व क्या होता है? परिवार होता है, स्वतंत्र प्रेस होता है, न्यायिक निर्णय होता है, या शिक्षण संस्थाएं होती हैं। तो जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व जो होता है वो होता है स्वतंत्र प्रेस। ऑप्शन बी सही है। जनमत के निर्माण में परिवार, स्वतंत्र प्रेस और शिक्षण संस्थाएं सभी की भूमिका होती है, परंतु स्वतंत्र प्रेस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अन्य संस्थाओं में जनमत का स्वरूप एक पक्षीय हो सकता है या संकीर्णता से ग्रसित हो सकता है, किंतु स्वतंत्र समाचार पत्र अपेक्षाकृत अधिक निष्पक्ष और दृष्टिकोण में व्यापकता रखते हैं, इसलिए इन्हें शासन का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकमत के अभिकरण के रूप में गलत सूचीबद्ध किया गया है? तो जो गलत कथन है वो बताना है आपको इसमें। तो पहला ऑप्शन है कि परिवार तथा प्राथमिक समूह, ऑप्शन बी है शिक्षण संस्थाएं,
ऑप्शन सी है संचार के साधन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है वो लोकमत के अभिकरण के रूप में जो गलत सूचीबद्ध किया गया है वह है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी नहीं है, सारे सूचीबद्ध हैं, सारे सही हैं। इसमें प्रत्येक देश में सार्वजनिक महत्व के प्रमुख मुद्दों के बारे में जनमत का निर्माण होता है, जिसमें परिवार तथा प्राथमिक समूह, शिक्षण संस्थाएं और संचार के साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनमत का अभिकरण नहीं है? तो वह है ऑप्शन ए प्रेस, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी राजनीतिक दल या ऑप्शन डी टेलीविजन तथा रेडियो। तो जनमत का अभिकरण जो नहीं है वो है न्यायपालिका, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। न्यायपालिका जनमत निर्माण का अभिकरण नहीं है। न्यायपालिका में वैयक्तिक दावों का निस्तारण होता है, जिसका संबंध सार्वजनिक प्रश्नों से कदापि नहीं है। व्यक्ति के मध्य विवाद हो या व्यक्ति और राज्य के मध्य विवाद, न्यायपालिका स्थापित कानूनों या संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप न्याय निर्णय करती है। इसके समक्ष आने वाले विषय न्यायिक होते हैं, न कि राजनीतिक। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है। तो स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा क्या है वो बताना है। तो वो स्वतंत्र प्रेस है, निरक्षरता है, ऑप्शन सी में है कि स्वस्थ तथा सशक्त राजनीतिक दल है, ऑप्शन डी में है कि सांप्रदायिकता का अभाव। तो स्वस्थ लोकमत के निर्माण में जो बाधा है वह है निरक्षरता, ऑप्शन बी सही है। निरक्षरता स्वस्थ लोकमत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करना और परस्पर विचारों का आदान प्रदान करना साक्षरता के बिना संभव नहीं है। निरक्षर व्यक्ति अपुष्ट स्रोतों या अफवाहों से अपने मत का निर्धारण करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रणाली भीड़ तंत्र के रूप में प्रकट होने लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा एक लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? तो वह डालता है शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, व्यापारिक संघ या ऑप्शन डी प्रेस, रेडियो एवं दूरदर्शन। तो वह है ऑप्शन डी प्रेस, रेडियो एवं दूरदर्शन, जो लोकमत के निर्माण में अधिकतम प्रभाव डालता है। प्रेस, रेडियो एवं दूरदर्शन लोकमत के निर्माण में अधिकतम प्रभाव डालते हैं। इन संचार साधनों से एक विचार सब तक पहुंचाया जाता है, सार्वजनिक प्रश्नों पर एक विवाद सा चलता रहता है तथा विभिन्न विचार विकल्पों में से किसी एक पर पहुंचा जाता है। निष्पक्ष समाचार पत्रों को स्वस्थ जनमत का सजग प्रहरी और लोकतंत्र का धर्मग्रंथ कहा जाता है। रेडियो और दूरदर्शन तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर भाषण, टिप्पणियां, वार्ताएं व वाद विवाद प्रसारित करके लोकमत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा लोकमत से संबंधित नहीं है? तो इसमें से लोकमत से जो संबंधित नहीं है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है कि यह समुदाय हित के लिए प्रबंध है, ऑप्शन बी है यह अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है, ऑप्शन सी है कि यह नागरिक समाज के हित के लिए प्रबंध है, ऑप्शन डी है कि यह सामान्य जनता के हित के लिए प्रबंध है। तो इसमें जो लोकमत से संबंधित नहीं है वह है ऑप्शन बी, यह अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सामाजिक जीवन के विभिन्न संगठनों की अंतःक्रिया चलती रहती है। कुछ संगठन सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल आचरण में संलग्न हो जाते हैं। ऐसे कार्यों में सशक्त रोक केवल लोकमत ही लगा सकता है। अल्पसंख्यक हित संकीर्णता पर आधारित है, जबकि लोकमत व्यापक दृष्टिकोण से मसले पर विचार करते हुए अपना दृष्टिकोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है कि जनमत का सृजन कानून द्वारा होता है, ऑप्शन बी है सामान्यतया कानून तथा जनमत परस्पर सदृश होते हैं, और ऑप्शन सी है कि जनमत और कानून में परस्पर कोई संबंध नहीं होता है, और ऑप्शन डी है कि सामान्यतया कानून और जनमत परस्पर विरोधी होते हैं। तो इसमें जो सत्य है वो है कि सामान्यतया कानून तथा जनमत परस्पर सदृश होते हैं। ये सही कथन है। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कानून निर्माणक संस्थाएं कानून निर्माण में लोकमत का सम्मान करती हैं,
संसद जैसी संस्थाओं में सदस्य जनता द्वारा चुनकर आते हैं, इसलिए वे जनमत के प्रति संवेदनशील होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी और संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना कानून और लोकमत के मध्य सादृश्यता की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो कथन है कि आधुनिक राजनीति के लिए राजनीतिक दल जीवन रेखा है, और इसका कारण है कि प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं के विकास एवं मताधिकार के विस्तार एवं विकास के कारण राजनीतिक दल उत्पन्न हुए हैं। तो देखिए इसमें कथन और कारण दोनों ही सही है, और आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है, लेकिन कथन जो है वो दोनों ही कथन और कारण सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर में। उपर्युक्त प्रश्न में कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। कथन में आधुनिक राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक दलों की उपयोगिता बताई गई है, और कारण आर में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का कारण बताया गया है। कथन और कारण दोनों अलग अलग संदर्भ को स्पष्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है निर्वाचक समूह का अर्थ। तो निर्वाचक समूह का अर्थ क्या है? मतदाताओं की संख्या, लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, और ऑप्शन सी में है कि संसद के नामजद सदस्य। ऑप्शन डी है उम्मीदवारों जो चुनाव में वास्तव में चुनाव लड़ रहे हों। तो निर्वाचक समूह का अर्थ है कि मतदाताओं की संख्या, ऑप्शन ए सही है। निर्वाचक समूह का तात्पर्य है मताधिकार प्राप्त नागरिकों का समूह या संस्था। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार में एक न्यूनतम उम्र सीमा प्राप्त करने वाला नागरिक मतदाता हो जाता है, जबकि सीमित मताधिकार में कुछ व्यक्तियों तक ही इस अधिकार को सीमित रखा जाता है। मताधिकार की योग्यता के अंतर्गत वयस्कता, नागरिकता, निवास और अपराध जैसे तथ्य सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है, ऑप्शन ए में है कि जोन्स आर्टिगेक गैसेल का, ऑप्शन बी है जे.एस. मिल का, ऑप्शन सी है लॉर्ड ब्राइस का, या ऑप्शन डी है मॉरिस गिन्सबर्ग का। तो ये जो कथन है वो है जोन्स आर्टिगेक गैसेल का कि लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सकता। यह कथन है जोन्स आर्टिगेक गैसेल का। विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में लोकमत के महत्व को दृष्टि में रखते हुए ही जोन्स आर्टिगेक गैसेल ने लिखा है कि लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सकता। राजतंत्र, कुलीन, अधिनायक तंत्र और विदेशी शासन के अंतर्गत भी लोकमत अपना महत्व रखता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों की बात ही कुछ और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न देशों में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार अपनाया? तो वह यूके है, भारत है, यूएसए है या चीन है? तो वह है भारत। भारत जो है वो एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार को अपनाया है, वो भारत है। इसकी व्याख्या है कि अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम 18 वर्ष की आयु का हो और इस संविधान का समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्रहित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि कोई व्यक्ति उपरोक्त वर्णित दशाओं की पूर्ति की स्थिति में लोकसभा तथा विधानसभा के निर्वाचनों में मत देने का अधिकार रखता है, परंतु तभी जबकि निर्वाचक नामावली में उसका नाम विधित दर्ज हो। अगला है कि 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार हेतु न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो वो 1988 में कर दी गई 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है अदिष्ट प्रतिनिधित्व से अभिप्राय है। तो ऑप्शन ए है कि प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन नहीं है। ऑप्शन बी है प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। ऑप्शन सी है निर्वाचक प्रतिनिधियों के आदेश नहीं दे सकते और ऑप्शन डी है यह व्यवहारिक है। तो अदिष्ट प्रतिनिधित्व से अभिप्राय है कि प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। ऑप्शन बी सही है इसमें। अदिष्ट प्रतिनिधित्व का अर्थ प्रतिनिधि के निर्वाचकों के आदेश के अनुसार कार्य करने से लिया जाता है। ऐसे प्रतिनिधित्व के प्रतिनिधि की अपनी इच्छा कुछ भी महत्व नहीं रखती है, वह केवल निर्वाचकों की इच्छा को अभिव्यक्त करता है। वह प्रत्येक निर्णय निर्वाचकों के स्पष्ट आदेश के अनुरूप ही करता है। वर्तमान समय में इसे अव्यावहारिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतन का नाम है। तो यह है थॉमस हेयर। थॉमस हेयर ने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। इसकी व्याख्या है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम आविष्कार थॉमस राइट हिल ने किया। डेनमार्क में इस प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग चुनाव में किया गया, लेकिन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतक ब्रिटिश विधिवेत्ता थॉमस हेयर थे, जिन्होंने इसका प्रतिपादन अपनी पुस्तक द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन में सन 1857 में किया। इन्होंने अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का भी सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, जिसे हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। यह प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की उत्तम व्यवस्था है। नेक्स्ट है एक नमनीय और अलिखित संविधान पाया जाता है। तो एक नमनीय और अलिखित संविधान पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट ब्रिटेन में, कनाडा में या जर्मनी में। तो यह पाया जाता है ग्रेट ब्रिटेन में। एक नमनीय और अलिखित संविधान ग्रेट ब्रिटेन में पाया जाता है। ब्रिटिश संविधान विश्व का सबसे प्राचीन और एकमात्र अलिखित संविधान है। वर्तमान के अधिकांश संविधान बहुत कुछ ब्रिटिश संविधान के प्रक्षिप्त अंश हैं। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता है विकसित संविधान, अलिखित संविधान, एकात्मक संविधान, विधि का शासन, लचीला संविधान, संसद की सर्वोच्चता और संसदीय शासन प्रणाली, सीमित राजतंत्र एवं द्विदलीय पद्धति। ये ब्रिटिश संविधान के प्रमुख विशेषता है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है कई एग्ज़ामों में, मुख्य रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड वगैरह में। नेक्स्ट है हेयर प्रणाली का संबंध है। तो हेयर प्रणाली का संबंध किससे है? सूची निर्वाचन पद्धति से है, सार्वभौम मताधिकार से है, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व से है या एकल संक्रमणीय पद्धति से है। तो हेयर प्रणाली का संबंध जो है वो एकल संक्रमणीय पद्धति से है। ऑप्शन डी सही है इसका। एकल संक्रमणीय पद्धति को हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता वोट तो एक ही देगा, किंतु वह मतदाता पत्र पर अपनी पसंद 1, 2, 3, 4 लिखकर वरीयता क्रम में प्रदर्शित करेगा कि वह किस क्रम में उम्मीदवारों को पसंद करता है, चाहे कितने ही प्रत्याशी क्यों न खड़े हों। इसमें निर्वाचन क्षेत्र में न्यूनतम 3 सदस्य होने चाहिए। एकल संक्रमणीय प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की पद्धतियों में सबसे अच्छी मानी जाती है।
नेक्स्ट है हेयर प्रणाली का तात्पर्य है, तो यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अभी आया था, ऑप्शन ए सही है इसका। थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से जुड़ा है, तो यह प्रश्न भी आ चुका है, अनुपातिक पद्धति से जुड़ा है। थॉमस हेयर का नाम अनुपातिक पद्धति, ऑप्शन ए सही है। प्रतिनिधित्व की अनुपातिक पद्धति का प्रतिपादन 19वीं सदी में थॉमस हेयर ने अपनी पुस्तक प्रतिनिधि का चुनाव में किया था। इसलिए प्रतिनिधित्व की अनुपातिक प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। इस पद्धति में एक बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है तथा निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवारों की संख्या के बराबर मत देने का अधिकार होता है। इस पद्धति में वे उम्मीदवार विजयी होते हैं जो आवश्यक चुनाव कोटा प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रणाली को कार्य रूप एवं परिणत करने के लिए मुख्यतः निम्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सूची प्रणाली। इस प्रणाली का प्रयोग अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो प्रमुख योजनाएं हैं, तो वो कौन सी दो योजनाएं हैं? ऑप्शन ए में है कि हेयर प्रणाली एवं सूची प्रणाली। ऑप्शन बी है सार्वदेशिक वयस्क मताधिकार एवं सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन डी है कृत्यात्मक प्रतिनिधित्व तथा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। तो इसमें जो दो योजनाएं प्रमुख हैं वो है, ऑप्शन ए में है हेयर प्रणाली और सूची प्रणाली, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो पहला ऑप्शन में है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली, दूसरा है कि एक मत किंतु हस्तांतरित मत पद्धति, ऑप्शन तीसरा है कि उम्मीदवार अधिक संख्या मत प्राप्ति के इस आधार पर निर्वाचित घोषित होगा, और चौथा है कि विजयी होने वाले को निर्वाचन कोटा के अनुरूप मत प्राप्त करना होता है। तो इसमें जो देखिए जो सही है वो है ऑप्शन बी, 1, 2 और 4 सही हैं। बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली और एक मत किंतु हस्तांतरित मत पद्धति और विजयी होने वाले को निर्वाचन कोटा के अनुरूप मत प्राप्त करना होता है। तो ये सही है, ऑप्शन बी सही है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्रतिनिधित्व को अधिक न्यायोचित बनाने के लिए सभी वर्गों, दलों, हितों तथा समूहों को उनके समर्थन के अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध करने की व्यवस्था होती है। इस प्रणाली के 3 मुख्य प्रकार हैं। प्रथम एकत्रीभूत प्रणाली, और द्वितीय एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और तृतीय सूची प्रणाली। प्रयुक्त प्रश्न में विकल्प 1, 2 और 4 सत्य हैं, क्योंकि अधिक संख्या में मत प्राप्ति के आधार पर उम्मीदवार का निर्वाचन होना सामान्य बहुमत प्रणाली की विशेषता है, न कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। नेक्स्ट है निर्वाचन की सूचीबद्धता को प्रमुखता किसको लाभ होता है? तो निर्वाचन के सूची पद्धति से किसको लाभ होता है? ऑप्शन ए में है कि धनी निर्दलीय प्रत्याशियों को, ऑप्शन बी है निर्धन युवा प्रत्याशियों को, ऑप्शन सी है समूहों और दलों को, ऑप्शन डी है श्रमिक संघ के निर्दल प्रत्याशियों को। तो वो इसमें जो सही है वो है समूह और दलों को प्रमुखता सबको इसमें लाभ होता है, समूहों और दलों को, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है इसका व्याख्या है कि निर्वाचन की सूची पद्धति से समूहों एवं दलों को लाभ होता है। राजनीतिक दलों के विकास के कारण आजकल चुनाव दलीय आधार पर प्रमुखता होने लगे हैं, जिसमें उम्मीदवारों का विशेष महत्व नहीं रहता। यही कारण है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सूची व्यवस्था का प्रयोग किया जाने लगा है। इसे सूची प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ते, वरन राजनीतिक दलों की सूचियां चुनाव मैदान में होती हैं। इसमें मतदाता विभिन्न सूचियों में से किसी एक सूची को ही मत देता है। दलों को स्थानों
का वितरण सूचियों को मिले मतों के आधार पर किया जाता है तथा इसके लिए सामान्यतः 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला है कि अधिकतम शेषफल व्यवस्था और दूसरा है डी होंडट या उच्चतम औसत व्यवस्था। तीसरा है 5% धारा व्यवस्था। सूची प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नहीं है? तो कौन सी पद्धति नहीं है वो बताना है आपको इसमें। तो ऑप्शन ए है कि द्वितीय मतदान प्रणाली, बी है पृथक निर्वाचन प्रणाली, सी है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और ऑप्शन डी है सूची प्रणाली। तो इसमें जो सही पद्धति नहीं है वह है द्वितीय मतदान प्रणाली, ऑप्शन ए। द्वितीय मतदान प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की प्रणाली नहीं है। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने वाली प्रमुख प्रणालियां निम्नलिखित हैं। पहला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसके अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा सूची प्रणाली आती है, और दूसरा है सीमित मत प्रणाली और तीसरा है एकत्रित मत प्रणाली। चौथा पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। पांचवा है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा 6 स्थानों के आरक्षण की प्रणाली। नेक्स्ट है सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता, ऑप्शन ए है कि एक पूरी सूची को अपना मत देता है, विभिन्न सूचियों से उम्मीदवारों का चयन करता है, उम्मीदवारों में से अपनी सूची बना सकता है। ऑप्शन डी में है कि जिस सूची को अपना मत देता है उसमें उम्मीदवारों की प्राथमिकता इंगित करता है। तो जो सही है वो है कि सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है, ऑप्शन ए सही है। सूची प्रणाली के तहत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। सूची प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक प्रमुख पद्धति है। इसका उपयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में किया जाता है। जितने सदस्य चुने जाने होते हैं, प्रत्येक पार्टी उतने उम्मीदवारों की सूचियां मतदाताओं को सौंपती है। प्रत्येक मतदाता किसी न किसी सूची के पक्ष में अपना मतदान करता है, किसी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं। इस प्रकार इस प्रणाली में मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक हैं? तो कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक हैं, GDH कोल हैं, या जेम्स मिल है, या जेम्स ब्राइस हैं। तो वो है GDH कोल। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक GDH कोल हैं, ऑप्शन बी सही है। प्रतिनिधित्व के संबंध में GDH कोल का विचार था कि वास्तविक प्रतिनिधित्व कार्यात्मक प्रतिनिधित्व है। इसके अनुसार एक ही व्यवसाय में कार्य करने वाले सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार के प्रतिनिधि न केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही निर्वाचित किए जा सकते हैं, बल्कि इनकी नियुक्ति सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी की जा सकती है। नेक्स्ट है कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? तो वह नामांकन, उपचुनाव, निर्वाचन या इनमें से कोई नहीं। तो वो है उपचुनाव। उपचुनाव जो है वो कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को उपचुनाव कहते हैं, उपचुनाव के द्वारा किया जाता है। कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को उपचुनाव की संज्ञा दी जाती है। ऐसी स्थितियां जिसमें इस प्रकार से चुनाव कराए जाते हैं निम्न है। पहला है इसमें कि कोई निर्वाचित प्रत्याशी त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, किसी गंभीर अपराध में सिद्ध दोष पाया जाए या बैंक धोखाधड़ी में लिप्त पाया जाए, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे अर्थात मानसिक रूप से अयोग्य घोषित हो जाए, या चुनाव में धांधली की स्थिति में उपचुनाव कराए जाते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय क्या है? जब प्रतिनिधित्व मनोनीत किए जाए, जब प्रतिनिधि नौकरशाहों द्वारा निर्वाचित किए जाए, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाए, या जब
प्रतिनिधि अभिजन वर्ग द्वारा निर्वाचित किए जाएं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय है कि जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाए। ऑप्शन सी सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय है जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं। प्रत्यक्ष निर्वाचन में जनप्रतिनिधि जनता द्वारा सीधे निर्वाचित किए जाते हैं। और ये है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई सुझाव देना होगा इस वीडियो के बारे में तो उसे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।